नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं टिकट की रेस इस कार्यक्रम के जरिए जब हम आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे मिलते हैं हर रोज वीडियो के माध्यम से। तो एक लोकसभा सीट की पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, कई सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की जानकारी पहले भी इस टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए हमने आप तक पहुंचाई है। भागलपुर हो, मुंगेर हो, इसके अलावा शिवहर हो, तमाम सीटों पर विस्तृत जानकारी हम आप तक पहले से पहुंचाते रहे हैं। आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण सीट की। देखिए, चंपारण की धरती से ही गांधी जी ने सत्याग्रह की जो लड़ाई है वो शुरू की थी। और पूर्वी चंपारण सीट, जहां से राधा मोहन सिंह बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभारी भी रहे हैं, उनका फिलहाल वहां पर कब्जा है। वो वहां जीते थे 2014 में भी, 19 में भी, केंद्र में पहले मंत्री भी बने थे। और इस बार जब सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है, मतलब सीनियर कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो ये चर्चा होती है बीच में कि उन्हें टिकट मिलेगा, बेटिकट होंगे, कई सारे नामों की चर्चा है। लेकिन राधा मोहन सिंह, भीष्म पितामह, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स उनके आगे नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी आशीर्वाद पाकर कई लोग एमएलए बनते हैं। सही बात है। तो क्या इस बार राधा मोहन सिंह का मतलब टर्म हो चुका है, फिर से आएंगे, क्या लगता है? और सामने में कई अपने ही हैं जो प्रतिद्वंदी हैं, कई अपने ही हैं, बीजेपी के ही हैं जो कट्टर प्रतिद्वंदी हैं उनके। तो क्या राहें मुश्किल होंगी? जी हमारे साथ है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और महागठबंधन से कौन कौन, ये भी जानेंगे। देखिए आलोक जी, आज चर्चा कर रहे हैं, तारीख है 2 मार्च पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की। और कल 3 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे चर्चा करेंगे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की। तो हमारे दर्शक इंतजार करते हैं उनकी जानकारी के लिए। कल 3 मार्च को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र। देखिए, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो पहले यह लोकसभा क्षेत्र मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र कहलाता था। 2008 में जब नए तरीके से परिसीमन हुआ तो इस क्षेत्र का नाम पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र हो गया। इसलिए जब इतिहास आप देखेंगे पूर्वी चंपारण का तो आपको 2009 के लोकसभा चुनाव से दिखेगा। इसके पहले इतिहास जानना हो तो मोतिहारी लोकसभा चुनाव का इतिहास आपको देखना होगा। और जो दूसरी बात आपने कही राधा मोहन सिंह के बारे में, वे चंपारण में बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाते हैं और लोग उन्हें प्यार से नेताजी भी कहते हैं। तो देखिए, राधा मोहन सिंह को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा यह संशय तो है और अगले कुछ दिनों में फैसला भी हो जाना है। लेकिन यदि राधा मोहन सिंह को टिकट मिलता है तो और वे जीत भी जाते हैं तो वे 7वीं बार सांसद बनेंगे। 7वीं बार सांसद बनेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वे नहीं हारे हैं। कमला मिश्र मधुकर से हारे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह ने हराया है, लेकिन 7वीं बार। अब देखिए, टिकट और बेटिकट की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिनकी उम्र 75 साल हो गई, तो हमने जब देखा राधा मोहन सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उनका जन्म जो है 1949 में है। और यदि आप 2024 में प्रवेश कर गए तो इसका मतलब है कि आप 75वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, इसी कारण से। और देखिए, मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, इसका टिकट जो है वह शिवहर लोकसभा क्षेत्र से भी प्रभावित होगा, यह बात भी तय है। तो पहले इतिहास की बात कर ले और इसके भी पहले हम यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति जान ले। देखिए, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। हरसिद्धि जो रिजर्व है, वहां से कृष्णनंदन पासवान चुनाव जीते हुए हैं बीजेपी के। गोविंदगंज से सुनील मणि तिवारी हैं बीजेपी के। केसरिया से शालिनी मिश्रा हैं जेडीयू की। कल्याणपुर से मनोज कुमार यादव हैं आरजेडी के। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव हैं बीजेपी के। और मोतिहारी से प्रमोद कुमार हैं बीजेपी के। तो देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब हमने देखा कि किन विधानसभा क्षेत्रों में किस पार्टी को बढ़त मिली थी। देखिए, 2019 में राधा मोहन सिंह के मुकाबले चुनाव लड़ रहे थे रालोसपा से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह। रालोसपा से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हार गए थे। तो 2019 में सभी विधानसभा क्षेत्रों में राधा मोहन सिंह को लीड मिली थी, बढ़त मिली थी और वे चुनाव जीते थे अच्छे खासे मत से, मतलब 2,93,648 मतों से उनकी जीत हुई थी। इतिहास की हम बात कर ले। देखिए, राधा मोहन सिंह के साथ यह भी बात है कि यहां राजपूत और भूमिहार आपस में इस बात को लेकर टकराते रहते हैं कि मतदाता किसके अधिक है। लेकिन सबसे अधिक बार काबिज हुए राधा मोहन सिंह और चुनौतियां मिलती रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों से वे बाहर भी निकलते रहे। इतिहास ये है कि 1952 में, 57 में, 62 में,
67 में और 71 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विभूति मिश्रा मतलब लगातार 5 बार सांसद बने। इसके बाद 1977 में ठाकुर रमापति सिंह, जब इंदिरा गांधी को हराना था देश को, जनता पार्टी के सांसद बने। 1980 में देखिए इस क्षेत्र में कम्युनिस्टों का भी परचम है। कमला मिश्र मधुकर सीपीआई से सांसद बने, सादगी की प्रतिमूर्ति, संघर्ष के प्रतीक, ठीक है, ईमानदारी के योद्धा, जिनकी बिटिया शालिनी मिश्रा केसरिया से जेडीयू की विधायक है। 1984 में प्रभावती गुप्ता कांग्रेस से सांसद बनी और 1989 में राधा मोहन सिंह की एंट्री पार्लियामेंट के चुनाव में हुई और उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। देखिए राधा मोहन सिंह के बारे में आपको यह जानना भी दिलचस्प है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वे पंचायत चुनाव हार गए थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वे एमएलए चुनाव हार गए थे, लेकिन सीधे सांसद बने और 6 बार हो गए। हाँ, और 1989 में राधा मोहन सिंह पहली बार सांसद बने। 1991 में वे हार गए कमला मिश्र मधुकर से, सीपीआई से, मतलब हारे पहली बार। लेकिन 1996 में राधा मोहन सिंह फिर से बीजेपी के सांसद बने, चुनाव जीते। हाँ, 1998 में रमा देवी जो अभी शिवहर से सांसद हैं बीजेपी, ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी, हाँ, ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी, वह आरजेडी से सांसद बनी मोतिहारी से। और इसके बाद देखिए 1999 में फिर से राधा मोहन सिंह, 2004 में अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी के प्रत्याशी, तब आरजेडी में थे, वे जहानाबाद से मोतिहारी गए और उन्होंने राधा मोहन सिंह को हरा दिया। देखिए जो मैंने कहा ना कि यहाँ भूमियार और राजपूत आपस में इस बात को लेकर टकराते हैं कि हमारा वोट अधिक, हमारा वोट अधिक, लेकिन राधा मोहन सिंह की छवि एक अलग। फिर 2009, 2014, 2019 में लगातार राधा मोहन सिंह चुनाव जीते हैं। तो यदि 2024 में उन्हें फिर से टिकट मिलता है और वे चुनाव जीतते हैं तो 7वीं बार चुनाव जीतने वाले वे सांसद कहलाएंगे। देखिए हमने जब पुराने चुनावी नतीजे देखे, 2009 का हमने देखा, जब राधा मोहन सिंह चुनाव जीते थे तो उन्हें 2,01,114 मत आए थे और अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव हार गए थे, जो मौजूदा सांसद थे, क्योंकि 2004 में अखिलेश प्रसाद सिंह जीते थे, तो उन्हें 1,21,824 मत आए थे। और अरविंद गुप्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस के, देखिए 2009 के चुनाव में राजद और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हुआ था, तो अरविंद गुप्ता को 68,323 मत आए थे और इस तरीके से 79,290 वोट से राधा मोहन सिंह ने जीत हासिल की थी। राधा मोहन सिंह जब अखिलेश सिंह से हारे थे 2004 में, तो अखिलेश सिंह को 3,48,596 मत आए थे और राधा मोहन सिंह को 2,51,572 मत आया था। अखिलेश सिंह की जीत 97,024 वोट से हुई थी, जो केंद्रीय मंत्री भी बने थे। फिर देखिए 2014 में यहां से राजपूत भी लड़े, यहां से भूमियार भी लड़े, नीतीश कुमार बिल्कुल अलग लड़ रहे थे। 2014 में राधा मोहन सिंह ने 4,452 मत लाकर जीत हासिल की। विनोद श्रीवास्तव जो किसी जमाने में लालू यादव के पीए हुआ करते थे, उन्हें आरजेडी का टिकट मिल गया था, अखिलेश सिंह चले गए थे मुजफ्फरपुर, तो विनोद श्रीवास्तव चुनाव हारे। तो देखिए यहाँ कायस्थ भी, यहाँ वैश्य भी, यहाँ राजपूत भी, यहाँ भूमियार भी, यहाँ ब्राह्मण भी, यहाँ यादव भी, यहाँ मुसलमान भी, यहाँ सहनी भी। तो ठीक है, तो विनोद श्रीवास्तव को 2,08,289 मत आया और अवनीश सिंह जाति से भूमियार जेडीयू से चुनाव लड़े थे, उन्हें 1,28,604 मत आया था। राधा मोहन सिंह की जीत 1,92,163 मत से हुई थी। अब देखिए जो आगे की कहानी है आपको समझना होगा 2019 के चुनावी नतीजे को भी, क्योंकि 2014 में तो त्रिकोणीय लड़ाई थी। हाँ, तो 2019 में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हुई, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। हाँ, रालोसपा से आकाश सिंह, अखिलेश सिंह के बेटे। राधा मोहन सिंह को 5,74,081 मत आया और आकाश सिंह रालोसपा के प्रत्याशी को 2,81,500, जीत हार 2,93,648 मतों से। तो देखिए हमने ये कहा कि खतरा है टिकट बेटिकट का, लेकिन राधा मोहन सिंह इतने एक्टिव हैं इस उम्र में भी, 75वें साल में भी, कि पूछिए मत। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए एक नमो ऐप बना है जिसमें भी यह
देखा जा रहा है कि सांसदों की एक्टिविटी क्या है, लोगों का फीडबैक क्या है। तो नमो ऐप में भी सबसे मजबूती से प्रकट होने वाले बिहार के भाजपा सांसदों में राधा मोहन सिंह का नाम है। तो राधा मोहन सिंह लड़ने को तैयार है, लेकिन राधा मोहन सिंह और शिवहर की सांसद रमा देवी दोनों की उम्र करीब करीब बराबर। अब शिवहर में यदि रमा देवी का टिकट कटता है और वहां किसी राजपूत को लड़ाने का फैसला होता है, तो निश्चित तौर पर राधा मोहन सिंह का टिकट भी कटेगा और यहां राजपूत नहीं लड़ेगा, कोई भूमिहार को दिया। हाँ, और यदि राधा मोहन सिंह को टिकट मिलता, नहीं, ये कोई गारंटी नहीं कि भूमिहार को ही दिया जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है कोई वैश्य लड़े, कोई दूसरा राजपूत पहलवान दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। और यदि राधा मोहन सिंह का टिकट नहीं कटा तो फिर शिवहर में किसी वैश्य को ही, क्या रमा देवी ही रिपीट हो जाएंगी, यह भी देखने की बात होगी। तो ये स्थिति बनती है। और देखिए, एक और चर्चा राधा मोहन सिंह के बारे में कहा जाता है मोतिहारी में, राधा मोहन सिंह धारा 370 है। मतलब कश्मीर में धारा 370 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राधा मोहन सिंह के जीते जी मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में भाजपा के किसी दूसरे नेता की एंट्री पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नहीं हो सकती। उनका एक अलग कानून है। हाँ, उनका एक अलग कानून है, ठीक है ना। और जो दावेदार हैं कि राधा मोहन सिंह का टिकट कटा, देखिए वे सामने से नेताजी का ही नाम लेंगे, राधा मोहन सिंह का ही जयकारा लगाएंगे, लेकिन पीछे पीछे मन में लड्डू फूट रहा है कि चुनाव लड़ने का मौका हमें मिल जाएगा। और राधा मोहन सिंह की ताकत कितनी है आपको पता है कि आप नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, केंद्र में मंत्री बने थे, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे पिछली सूची में वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। अब नहीं है, अब तो बिहार से बीजेपी की नेशनल ऑफिस बीयर्स की जो कमेटी है ऋतुराज सिन्हा है। तो ये स्थिति है कि धारा 370, लेकिन अगर धारा 370 सच में हटा ही दिया गया बीजेपी को से, तो जी, जब कश्मीर से हटा दिया गया तो बिहार के मोतिहारी में क्या दिक्कत है? हाँ, तो ठीक है फिर, और भीष्म पितामह। और देखिए, उन्हें चुनौती भी दी गई, उन्हें चुनौती दी गई एमएलसी के इलेक्शन में, उनके नेतृत्व को तो चुनौती दी गई मेयर के इलेक्शन में। आपको मेयर के चुनाव में विवाद याद होगा कि राधा मोहन सिंह ने अपने करीबी प्रकाश अस्थाना को उम्मीदवार घोषित कर दिया था मेयर का, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। पार्टी ने फैसला नहीं किया था कि हम यहां या पूरे बिहार में किसी को पार्टी के स्तर पर लड़ाएंगे, लेकिन प्रकाश अस्थाना को उम्मीदवार राधा मोहन सिंह ने घोषित किया था। और इसे चुनौती उनकी ही पार्टी के विधायक, जो उनके दुश्मन नंबर 1 कहे जाते हैं, पवन जायसवाल, जय श्री राम, हाँ, उन्होंने चुनौती दी थी। और इसकी शिकायत नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक को कर दी थी पार्टी में ही दो। और मेयर चुनाव का परिणाम यह रहा कि राधा मोहन सिंह, जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं, नेताजी कहे जाते हैं, उनके प्रत्याशी प्रकाश अस्थाना चुनाव हार गए। और वहां देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता चुनाव जीत गई, जिन्हें राधा मोहन सिंह के दुश्मन मदद कर रहे थे। तो चलिए, ये तो कहानियां हैं। अब हम बात करते हैं दावेदारों की। तो पहले दावेदार और स्टैब्लिश दावेदार तो राधा मोहन सिंह ही है। राधा मोहन सिंह को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा यह देखना होगा अगले। उसी में मेरा सवाल था कि अगर धारा 370 हटा दिया गया। हाँ, तो देखिए, जो आप पवन जायसवाल की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी किसी एमएलए को चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में, और पवन जायसवाल ने अपनी ऊर्जा शिवहर में भी कम नहीं लगा रखी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जो राधा मोहन सिंह की पाठशाला है, उसी पाठशाला के उनके 2 शिष्य, उनके ही मन में लड्डू फूट रहा है कि बाबा का टिकट कटा तो टिकट मेरा। भले सामने से आंसू बहा रहे हैं। हाँ, भले सामने से आंसू लग रहा होगा। हाँ, अब ये कौन है? तो प्रमोद कुमार है, मोतिहारी के एमएलए, जाति से वैश्य हैं। और देखिए, राधा मोहन, हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूं, राधा मोहन सिंह की ताकत इतनी कि 2020 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद, तो बीजेपी ने सिर्फ 2 पुराने लोगों को मंत्री बनाया था, मंगल पांडे और प्रमोद कुमार। तो मंगल पांडे की पैरवी तो केंद्रीय नेतृत्व, और प्रमोद कुमार फिर से मंत्री बने थे राधा मोहन सिंह की पैरवी पर। तो प्रमोद कुमार के मन में भी, क्योंकि बस यहां से हमने बताया कि रमा देवी भी चुनाव जीती हैं, प्रभावती गुप्ता भी चुनाव जीती हैं, तो उनके मन में यह है कि
यदि टिकट कटा तो दावेदार हम ही रहेंगे। ठीक है, राजनीति है, राजनीति है। और दूसरे शिष्य हैं सचिंदर प्रसाद सिंह, ये जाति के भूमियार हैं। ये पहले से एमएलए रह चुके हैं केसरिया से और कल्याणपुर से। तो इन दोनों के बीच टक्कर है कि यदि टिकट कटा तो अब टिकट कटेगा नहीं कटेगा या भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला होगा, क्योंकि राधा मोहन सिंह के ऐसे चेहरे हैं जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं और जेपी नड्डा भी जानते हैं। बाकी जाने न जाने इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चुनाव समिति की बैठक भी दिल्ली में 3-3 बजे रात तक हो रही है। हाँ, हो रही है, तो ठीक है। अब देखिए, जब तक बिहार में फिर से एनडीए में नीतीश कुमार नहीं आए थे, तब तक केसरिया की विधायक कमला मिश्र मधुकर की बिटिया शालिनी मिश्रा, जिन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ी, एमएलए बनी, उनकी भी हसरत थी कि हम सांसद का चुनाव लड़ें। काफी शालीन है भी। हाँ, ठीक है। तो लेकिन अब क्या स्थिति है कि अब तो एनडीए में नीतीश कुमार आ गए हैं और मोतिहारी सीट बीजेपी छोड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए शालिनी मिश्रा की दावेदारी कमजोर पड़ती दिखाई पड़ रही है। पॉपुलर है और जैसा हमने कहा कि यहाँ भूमियार राजपूत आपस में टकराते हैं कि, और देखिए कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते हैं। कि भूमियार के बारे में क्या कहा जाता है कि वो तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन जब अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव लड़े तो उनके साथ हो गए, जब अवनीश कुमार सिंह चुनाव लड़े तो उनके साथ हो गए। ठीक है, शालिनी मिश्रा भी ब्राह्मण है, शालिनी मिश्रा भी भूमियार है। ठीक है, तो ये स्थिति एनडीए की ओर है। अब देखिए, आरजेडी की हम बात करेंगे तो सबसे मजबूत दावेदार देवा गुप्ता ही है। देवा गुप्ता, हाँ, जिनकी पत्नी प्रीति गुप्ता अभी मेयर है और देवा गुप्ता को मोतिहारी का बाहुबली भी कहा जाता है। तो उनके साथ तो फिर बीजेपी के गुट के लोग कुछ दो रहे थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन राधा मोहन सिंह से दुश्मनी है ना। तो देवा गुप्ता सबसे मजबूत दावेदार हैं, बाहुबली कहा जाता है, सब कुछ से संपन्न है। समझ ही सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कि राधा मोहन सिंह के प्रत्याशी को, प्रकाश अस्थाना को जब वे हरा सकते हैं तो वे और भी क्या गुल खिला सकते हैं। तो देवा गुप्ता ये सबसे बड़े दावेदार हैं आरजेडी से टिकट के। ठीक है ना, लेकिन अकेले दावेदार नहीं है। विनोद श्रीवास्तव ने अब भी आस नहीं छोड़ी है। आज ही मैं देख रहा था विनोद श्रीवास्तव के फेसबुक पेज को, उन्होंने जन विश्वास रैली में अपने समर्थकों को जो मोतिहारी से लाए जा रहे हैं उन्हें कहां कहां रखा जाएगा, पटना में कहां कहां खाने पीने की व्यवस्था, इसकी जानकारी दी गई थी। तो 2009 से प्रयास होता है। हाँ, तो विनोद श्रीवास्तव ने, नहीं ठीक है, 2014 में टिकट मिल भी गया था ना, तो विनोद श्रीवास्तव ने आस नहीं छोड़ी है। लेकिन घमासान कैसा, आपने पिछले महीने या उसके पहले वाले महीने में देखा था ना कि विनोद श्रीवास्तव को किस तरीके से आरजेडी के कार्यक्रम में स्टेज से नीचे धक्का दे दिया गया था आरजेडी के नेताओं द्वारा। हाँ, मारपीट भी हो गई थी। किसके साथ मारपीट हुई थी? तो वो मारपीट हुई थी मनोज यादव के साथ, जो कल्याणपुर के एमएलए हैं। तो मनोज यादव क्यों भाई? तो मनोज यादव भी दावा कर रहे हैं कि मोतिहारी से चुनाव हमको लड़ना है, जो कल्याणपुर से एमएलए है। और अब जो स्थिति परिस्थिति बनती जा रही है बिहार में सियासत की, तेजस्वी यादव इस आस को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी ही पार्टी के विधायक लगातार टूटते जा रहे हैं कि अपने विधायकों के बूते हुए नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे। ऐसे में वे कई विधायकों को चुनाव लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, कईयों को दे चुके हैं। तो मनोज यादव की दावेदारी भी। लेकिन एक बात और, क्या अखिलेश प्रसाद सिंह मोतिहारी को ऐसे छोड़ देंगे? उनके बेटे को पिछला चुनाव लड़ा। हाँ, नहीं, देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा नहीं जाते तो उनकी पसंद मोतिहारी और नवादा, तो वो खुद चुनाव लड़ते हैं। हाँ, वे खुद चुनाव लड़ते। ठीक है, तो अब तो वे राज्यसभा जा चुके, इसलिए उनके चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उन्हें अपने बेटे का पॉलिटिकल कैरियर भी बनाना है। आकाश सिंह का पिछले चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ाया भी था, तो क्या इस बार कोशिश नहीं करेंगे कि यह सीट, मोतिहारी की सीट कांग्रेस भी मांग रही है, तो आकाश सिंह के लिए या किसी और के लिए, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतने दावेदारों के बीच अभी घमासान मोतिहारी में, मतलब पूर्वी चंपारण में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पूर्वी चंपारण की अभी हकीकत क्या है, कौन कौन से दावेदार हैं, कौन कौन से दावेदारों की जो दावेदारी है वो थोड़ी ढीली पड़ती दिख रही है, क्योंकि स्वरूप बदल गया है, गठबंधन का स्वरूप बदल गया है। अब देखना होगा आने वाले समय में पूर्वी चंपारण का जो इतिहास लिखा जाना है, शुरुआत तो राधा मोहन सिंह से ही होनी है। धारा 370 क्या मोतिहारी में लागू रहती है, या बीजेपी यहाँ की भी धारा 370 कानून को खत्म कर देती है इस बार चुनाव में, और अगले 10-15 दिन में फैसला हो जाना है। आप लाइव से बन रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तो लगेगा ही, इसी महीने लगेगा, तैयारी है। और हर शाम 6:30 बजे आप इस टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए एक लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी
लेते रहेंगे, हम आप तक वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आगे भी जो डेवलपमेंट होगा, कुछ उतार चढ़ाव होगा, कुछ और नए दावेदार आएंगे, उनका भी एड ऑन करके हम बिल्कुल अलग से बताएंगे, वीडियोस के बिल्कुल माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।